गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो वैसे तो मैंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लेक्चर बनाए हुए हैं, पर उतने भी नहीं है। कम से कम मुझे आई थिंक लगता है 30 या 35 लेक्चर लेने पड़ेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, एक या हर टॉपिक से। तब जाके कहीं आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हो जाओगे। और इतने ही लेक्चर मुझे लेने पड़ेंगे लिक्विड वेस्ट में, और इतने ही हैजार्डस वेस्ट में लेने पड़ेंगे। तब बेहतरीन सिलेबस कवर होगा और विद न्यूमेरिकल हो जाएगा। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, मतलब आई थिंक हो सकता है 100 नंबर के पेपर में 10 नंबर के हों, लेकिन फिर भी जो बहुत ज़रूरी न्यूमेरिकल से बीओडी निकालना, तो मैं उसको न्यूमेरिकल का एक अलग ही पूरा लेक्चर बनाऊंगी, एक एक टॉपिक का। उसमें सारे 10-10 न्यूमेरिकल में 30-40 न्यूमेरिकल करा देंगे। तो आप लोग अच्छे से देख लेना, तो न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी तो हमारे पास टारगेट है, पहले थ्योरी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल थ्योरी सब एक साथ पढ़ाने लगेंगे तो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। और हमारी थ्योरी है, मैंने हिंदी के लेक्चर से आज उठाया है, क्योंकि हिंदी वालों को बहुत शिकायत भी हो जाती है कि हिंदी का नहीं है, तो मैंने हिंदी का उठाया है। पहले हिंदी की प्लेलिस्ट में अलग बनाई हूँ, और मैं हिंदी के सारे क्वेश्चन आंसर और हिंदी का पूरा सिलेबस टोटल हिंदी में ही कराऊंगी, और इंग्लिश का टोटल में अलग रखूँगी। तो जैसा भी आपको हिंदी में अच्छा लगे आप हिंदी में करिए, इंग्लिश में अच्छा लगे इंग्लिश में करिए, पर रोज़ का काम करते रहिए। संडे को टेस्ट होगा, और मैंने ये लेक्चर खास इसलिए बनाया कि इसके बाद मैं जो क्वेश्चन आंसर दूंगी वो इससे रिलेटेड होंगे, और आप तभी कर पाओगे जब अच्छे से आप लेक्चर पूरा देखे होंगे। और जितना भी मैं बना रही हूँ थ्योरी, बस मैं वही बना रही हूँ जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आंसर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं बनाना है, उतनी थ्योरी बनाएंगे जितना हमारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आज का शुरू करते हैं। ठोस अपशिष्ट का निपटान। इसका मतलब होता है कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट कचरा है, जो नगर पालिका से निकलता है, मेनली इस बात को समझ लीजिए कि जो भी कचरा नगर पालिका से निकलता है वही हमारा सॉलिड वेस्ट होता है। ठीक, तो उसके निपटान के लिए कौन कौन सी विधियाँ यूज़ की जाती हैं। देखो, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा हुआ है, पर ये समग्र रूप से पूरा है। इसको पढ़ लेने के बाद में कोई कन्फ्यूज़न ऐसे क्वेश्चनों में नहीं रहेगा। जो थ्योरी के क्वेश्चन, ठोस अपशिष्ट निपटान के कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप तुरंत कर लोगे। तो देख लेते हैं इसको। कह रहा है ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए प्रयुक्त खाद बनाने की विधि का उल्लेख कीजिए। तो सबसे ज़्यादा हम लोग जो कूड़ा होता है हमारा, ठोस कूड़ा जो नगर पालिका वाले आते हैं, सबसे ज़्यादा काम क्या होता है? पहला होता है ठोस अपशिष्ट का कंपोस्टिंग द्वारा निपटान, यानी डायरेक्ट ठोस से खाद बना देना। दूसरा कह रहा है खाद बनाने में ठोस अपशिष्ट को ह्यूमस जैसी सामग्री में परिवर्तित किया जाता है, जो एरोबिक परिस्थितियों में ठोस अपशिष्ट के अपघटन द्वारा खाद है। इसका मतलब है कि जो हमारा ठोस अपशिष्ट होता है उसको क्या करते हैं, मिट्टी में बदला जाता है। और ये कब होता है? एरोबिक में, मतलब ऑक्सीजन रहती है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रक्रिया होती है। तो जो कंपोस्टिंग होती है वो खाद कैसे बनती है, इसमें पूरा ये पढ़ना है। पहले खाद कैसे बनेगी, फिर मतलब खाद, जो ठोस कचरे से खाद कैसे बनेगी, पहले तो ये होता है, और फिर जो उस कचरे से खाद नहीं बन पाएगी उसका क्या किया जाएगा, ये पढ़ना है इसमें मेनली। फिर कह रहा है एक बार क्या करते हैं, रबर, प्लास्टिक, धातु आदि को ठोस कचरे से अलग कर दिया जाता है, और फिर बचता है सारा कार्बनिक पदार्थ। फिर क्या होता है, ये आकार में बहुत ही कम हो जाता है, और इसे रोगजनक जीवों से मुक्त कर देता है जो इसे बनाते हैं, संभालने के लिए सुरक्षित। मतलब इसमें जब जैसे मान लो ठोस कचरा लाया गया, नगर पालिका ने उठा के कचरा लाए, एक जगह जमा किए, फिर क्या होगा, इसमें से प्लास्टिक की बोतल या फिर ऐसे चीज़ें जो गलती नहीं है उन चीज़ों को बाहर निकाल दिया जाएगा, बीन दिया जाता है। फिर जो कचरा बनता है उसका खाद बनाया जाता है। अब खाद बनाने की विधि करनी, कंपोस्टिंग का लाभ क्या है? कह रहा है यह खाद पैदा करता है जो फसल की उपज बढ़ाने के लिए उपयोगी है। मतलब जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है उससे हमें क्या होता है, खाद भी मिलती है। ठोस अपशिष्ट के निपटान की विधि आसान है, बहुत आसान है, मतलब कहीं भी थोड़ा सा गड्ढा खोद के रख दो तो आराम से खाद बन जाती है। मिट्टी के बातन में सुधार, इससे क्या होता है, मिट्टी का जो लेवल होता है, मिट्टी के गुण भरपूर होते हैं। लेकिन खाद डालने से क्या होता है, मिट्टी जो हमारी देसी वाली खाद होती है, गोबर होता है, सब जो कचरा फचरा की जो खाद होती है,
ये क्या करती है, हमारी मिट्टी को भी गुणों को बढ़ाती है और क्या करती है, मिट्टी के कटाव को रोकता है। अब खाद बनाने की सीमाएं हैं, मतलब किस सीमा तक बना सकते हैं। तो विधि छोटे से मध्यम आकार के शहरों के लिए उपयुक्त है, मतलब जो छोटे शहर हैं वहाँ पे तो ये विधि बहुत काम करेगी। दूसरी बात कह रहा है, नमी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए अलग से देखभाल करनी पड़ती है, मतलब नमी बनी रहे इसके लिए क्या करते हैं, पानी की ज़रूरत पड़ती है। और क्या है, ठोस कचरे के संग्रहण के लिए अलग तंत्र की ज़रूरत होती है। अब ठोस कचरा भाई ढो के जो लाएगा, कचरा गाड़ी आएगी तो एक अलग ही बनाना पड़ेगा ना उसको, इसलिए अलग तंत्र की ज़रूरत होती है। अब खाद बनाने की प्रक्रिया क्या है, यानी कि कंपोस्टिंग जो खाद बनाई जाती है उसकी प्रक्रिया पूछ रहा है। तो खाद बनाने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 चरण शामिल होते हैं। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि खाद बनाने में कौन कौन से चरण हैं। 1 2 3 4 करके दे देगा और फिर कहेगा लाइन से लगाओ, तो फिर आरोही अवरोही क्रम में लगाओ। तो मेरे सारे लेक्चर एग्ज़ाम को फोकस करके बनाए गए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। पहला है ठोस अपशिष्ट तैयार करना। पहले क्या करना है कि जो ठोस अपशिष्ट है उसको लाना और उसमें से प्लास्टिक है जो यूज़ नहीं हो पाएगा खाद में, तो उसको निकाल देना। फिर क्या है, ठोस अपशिष्ट का अपघटन। फिर ठोस अपशिष्ट को क्या करना है, कम करना है। फिर क्या है, लास्ट में अंतिम उत्पाद का विपणन। फिर जो उसके बाद खाद बनेगी उसको क्या करना है, जहाँ भी इसको ले जाना है ले जाया जाए। तो पहले चरण में क्या होता है, पहले चरण में ठोस से कार्बनिक पदार्थ, रबड़, प्लास्टिक, चमड़ा और धातुओं को हटा दिया जाता है। कचरे का अपघटन शुरू होता है, भाई सब ये गंदी संदी चीज़ें हटा देते हैं उसमें से। फिर क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना वो कचरे को खाना शुरू कर देते हैं और कचरा कम हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करते हैं और गर्मी मुक्त करते हैं। फिर क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं जो उसमें खाने लायक रहता है सब। इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत हो जाती है और गर्मी बनती है। तापमान कितना पहुंच जाता है, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो ये याद रखना कि जो कार्बनिक खाद बनती है उसमें तापमान कितना बढ़ता है, 45 डिग्री सेल्सियस तक। और फिर क्या होता है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया अपने ऊपर ले लेते हैं और अपघटन जारी रखते हैं। और जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, आप देखो पूछेगा कि कंपोस्टिंग में कौन से बैक्टीरिया काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपघटन करते हैं कूड़े का, मतलब कूड़े को खाते हैं और तापमान 45 में वो रहते हैं, मतलब जिंदा रह सकते हैं। इसके बाद में क्या है, कह रहा है इस प्रक्रिया के दौरान तापमान 60 तक और बढ़ जाता है, यानी 45 से 60 तक हो जाता है। मतलब कंपोस्टिंग क्या होती है, कूड़े को जमा कर दिया, ठीक, और उसके बाद से सब उसमें से ऐसा कूड़ा बीन दिया गया जो ख़राब है, गलने सड़ने लायक नहीं है, उसको ऐसे फिर एज इट इज छोड़ा गया। फिर क्या हुआ, जो उसके अंदर बैक्टीरिया पनपने लगे, बहुत कीड़े मकोड़े, नहीं देखते हो जो मतलब गांव में घूरे टाइप का लगा रहता है, उसमें इतने कीड़े मकोड़े सब पैदा हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, खाते हैं कचरे को, तो उससे क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है और गर्मी बढ़ती है कूड़े के ढेर में, और तापमान कितना हो जाता है, 45 से 60, और थर्मोफिलिक बैक्टीरिया इसमें होते हैं। फिर क्या कह रहा है, जो रोगजनक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। 60 तक तापमान जैसे बढ़ता है, फिर जो रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं खाद से वो कूड़े से निकाल मर जाते हैं। लगभग 4 से 5 सप्ताह लगते हैं, बायोग्रेडेबल पदार्थ भस्म हो जाता है और 2 से 8 सप्ताह के बाद पूर्ण स्थिरीकरण हो जाता है। यानी खाद पूरी कब बन जाती है, 2 से 8 सप्ताह के अंदर पूरी खाद तैयार हो जाती है। फिर क्या होता है, जब खाद बन जाती है, फिर अब इसमें क्या होता है, कंपोस्टिंग का अंतिम बिंदु तापमान में गिरावट है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो तापमान 45 से 60 बढ़ता है और धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। जहाँ तक नमी की मात्रा का संबंध है, अत्यधिक नमी के कारण उचित देखभाल करनी चाहिए। मतलब नमी है ज़्यादा तो हमें अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। अगर हम लोग देखभाल नहीं करेंगे तो क्या एरोबिक स्थिति को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन के लेवल को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा, और इससे बैक्टीरिया जो खाद बनाते हैं वो ख़त्म अगर होगा तो फिर खाद बनना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि अत्यधिक नमी एरोबिक बैक्टीरिया के लिए खतरनाक है। ज़्यादा नमी रहेगी, मतलब ज़्यादा पानी वानी उसमें रहेगा तो क्या हो जाएगा, एरोबिक बैक्टीरिया के लिए अच्छा नहीं होगा। तीसरा चरण में क्या करते हैं, फिर खाद को क्या किया जाता है,
पीसना या मिश्रित करना, दानेदार बनाना, बैगिंग, उसको बैग में पैक करना, भंडारण करना, परिवहन मतलब ले जाना, ये सब होता है। तो जो खाद जैसे पेड़ पौधे में नहीं, मतलब जैसे हम लोग नर्सरी से कोई पेड़ खरीद के लाते हैं, फिर खाद भी तो पैकेट पैकेट में बिकती है, वो यही वाली खाद का तरीका होता है। कंपोस्टिंग खाद ऐसे ही बनाती है, तरीका इसमें दिया गया कंपोस्टिंग खाद बनाने का। तो लास्ट में जो खाद हम लोग खरीद के अपने घरों में जो पेड़ लगाते हैं गमले में, उसमें खाद, देसी खाद खरीद के डालते हैं, या फिर कोई कोई बड़े लेवल पे बहुत प्लांटेशन करता है, जैसे एलोवेरा का प्लांटेशन किया, तो उसमें खाद कहाँ से लाए, ऐसी खाद ढूंढेगा, ये देसी खाद है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। खाद बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। अब आप सोच रहे हो मैं ये सब क्यों पढ़ा रही हूँ, ये जब आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि ये सब मैंने क्यों पढ़ाया है। ठीक है, तो चलते हैं। खाद बनाने की प्रक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये देखो क्वेश्चन बन सकता है। खाद बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करते कौन कौन, इनमें से निम्नलिखित में से कौन से। फिर है खाद बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक हैं, एक है कण का आकार, मतलब जो पार्टिकल्स हैं जो कूड़े के वो कितने बड़े छोटे हैं। दूसरी बात है नमी, मतलब कितनी नमी है खाद जो कूड़ा है उसमें। तीसरा है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना है। मैंने कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के बारे में पढ़ाया भी था, और एक क्वेश्चन 2-4 इसमें निकले थे क्वेश्चन जब मैंने कराए थे कार्बन नाइट्रोजन अनुपात पे। एक बार मैं इसको सेपरेट पढ़ा दूंगी कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। फिर क्या है वायु परिसंचरण, मतलब हवा कैसे चल रही है। पांचवा है तापमान। छठा है सम्मिश्रण और बीजारोपण, कैसे इसको मिक्स किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है, ये बीच में थोड़ा सा एक नंबर जो लिखा है थोड़ा सा सही नहीं, गलत हो गया है, इसको छोड़ देते हैं, 2 से शुरू करते हैं। सामग्री कौन कौन सी लगती है कंपोस्टिंग, वैसे कंपोस्टिंग में देख लो, ऐसे इंग्लिश वाला बता देते हैं। कह रहा है कि कण का आकार देखा जाता है कंपोस्टिंग में, और आयन आकार वृद्धि बनाम दर नमी, मतलब सबसे मेन बात क्या है कि कूड़े में नमी कितनी है और कूड़ा किस आकार का है। ठीक है, ये 2 चीज़ें इसमें बताई गई हैं नंबर 1 में। नंबर 2 में क्या है सामग्री, क्या क्या आता है, यदि नमी को ठीक से बनाए नहीं रखा जाता है तो यह जैविक प्रक्रिया दर को कम कर देता है। फिर क्या है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात उचित होना चाहिए, जो जैव निम्नीकरण के लिए बहुत ज़रूरी है। पीएच कितना होता है, पीएच कह रहा है यदि पीएच मान घटता है तो यह जैविक रूपांतरण दर को कम करता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि यदि पीएच वैल्यू घटती है तो क्या होता है, जैविक रूपांतरण दर कम होती है। आगे चलते हैं। कहता है कि तापमान कैसे होता है, यदि तापमान ठीक से बनाए नहीं रखा जाता है, यदि यह 60 से अधिक हो जाता है तो सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और जैविक क्रियाएं कम हो जाती हैं। अगर मान लेते हैं बहुत ज़्यादा हीटिंग हो गई तो क्या हो जाएगा, जैविक सूक्ष्म जीव मर जाएंगे और खाद नहीं हो पाएगी। फिर क्या छठे में कह रहा है सम्मिश्रण और बीजारोपण। फिर कह रहा है नमी की मात्रा को बनाए रखने और कचरे के जैविक अपघटन में तेजी लाने के लिए सम्मिश्रण और सीडिंग की आवश्यकता होती है। 7वां नंबर क्या है वायु परिसंचरण। वायु एरोबिक खाद के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब थोड़ी हवा भी होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है इंदौर विधि। अब देखो कंपोस्टिंग अभी तक समझ लिया ना, कंपोस्टिंग कैसे, खाद कैसे बनती है नेचुरल वाली। अब इसके बाद में पूछेगा कि मतलब कौन कौन सी 2 विधियाँ खोजी गई हैं खाद बनाने की। तो एक है इंदौर विधि, दूसरी है बेंगलोर विधि, और ये दोनों क्या है देसी विधि हैं, मतलब देसी तरीके की खाद बनती है, बढ़िया खाद देसी बनती है। तो इंदौर विधि में क्या होता है, इंदौर विधि में कह रहा है इंदौर विधि में सब्जी और रात की मिट्टी की परतों को वैकल्पिक रूप से एक खाई में ढेर कर दिया जाता है। अब सोचोगे रात की मिट्टी क्या होती है, नाइट सॉइल क्या होता है, तो मैंने नाइट सॉइल के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। अगर अच्छे से देखा होगा तो पता होगा, अगर अच्छे से नहीं देखा होगा तो यहीं पे लटक जाओगी कि रात की मिट्टी क्या होती है। वैसे फिर से बता देते हैं, रात की मिट्टी का मतलब होता है ऐसे गोबर ओबर नहीं होता है, उस तरीके का कचरा रात की मिट्टी बोला जाता है। जानवरों का गोबर, ये सब रात की मिट्टी बोला जाता है, नाइट सॉइल। चलते हैं। इंदौर विधि में सब्जी और रात की मिट्टी नाइट सॉइल की परतों को वैकल्पिक रूप से खाई में ढेर कर दिया जाता है। मतलब खाई में सब्जी को उगाना है जिसको, या जो भी सब्जी मतलब कचरा फचड़ा है, सब्जियों का कचरा जो भी मतलब ऑर्गेनिक कचरा रहता है उसको
और जो गोबर ओबर रहता है उसको क्या किया जाता है, एक खाई में बिछा दिया जाता है। फिर क्या कह रहा है, ढेर की गहराई कितनी रखी जाती है, 1.5 से 2 मीटर। चौड़ाई कितनी रखते हैं, 3 से 8 मीटर। और फिर क्या है, यह ज़मीन से ऊपर होती है जिसे विंडरो कहा जाता है। या तो फिर ज़मीन के ऊपर बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, विंडरो कहते हैं। फिर आमतौर पर विंडरो आकार में शंक्वाकार होते हैं और लगभग 50 मीटर लंबाई में होते हैं। और जो मिट्टी का जो साइज बनाया जाता है, कैसे जो गड्ढे खोदे जाते हैं वो कैसे होते हैं, उसको विंडरो कहते हैं। जो इंदौर विधि में जो गड्ढा खोदा जाता है खाद बनाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, विंडरो कहते हैं। ये भी याद रखने वाली बात है। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, ये भी याद रखने वाली बात है। ठीक है। फिर कह रहा है कि लगभग 50 मीटर लंबाई, कह रहा है आमतौर पर विंडरो आकार में शंक्वाकार होते हैं और लगभग 50 मीटर लंबाई में होते हैं। फिर देखो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। समय समय पर मोड़ने से बातन की प्राप्ति होती है, मतलब बार बार से चलाने से जो क्या होता है कि जो गड्ढा खोदा गया है, विंडरो जो बनाया गया है खाद बनाने के लिए, बार बार उसको थोड़ा चलाते रहने से क्या होता है, बातन मतलब हवा की प्राप्ति होती रहती है। मैनुअल मोड के लिए अपनाया जाता है, और इसको क्या करते हैं, मैनुअल मोड अपनाया जाता है। बड़े संयंत्रों के लिए मॉल प्लांट और मैकेनिकल टर्निंग को अपनाया जाता है। जो बड़े बड़े संयंत्र, ये तो छोटे लेवल की बात हो रही है। बड़े लेवल पे क्या करते हैं, प्लांट बनाए जाते हैं, मैकेनिकल टर्निंग मशीन के द्वारा कचरे को मूव किया जाता है। ठीक है। फिर कह रहा है जो रिफ्यूज़ बचता है, जो कचरा होता है, सप्ताह में 1 या 2 बार घुमाना चाहिए, 1-2 बार उसको मूव किया जाता है। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का परिचय होता है, यानी ऑक्सीजन बढ़ती है और तापमान भी नियंत्रण में रहता है। अगला क्या है, टर्निंग लगभग 4-5 सप्ताह तक जारी रहती है। ऐसा कब तक करते हैं, 4-5 सप्ताह तक करते हैं, जिसके दौरान बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक का सेवन किया जाता है। फिर ठोस कचरे को 2 से 8 सप्ताह तक रखने की अनुमति दी जाती है। फिर क्या करते हैं, ये जो मिलाना चुलाना है ना, कचरे को घुमाना फिराना, ये सब कब तक किया जाता है, 4 से 5 सप्ताह तक किया जाता है। फिर क्या करते हैं, इसको 2 से 8 सप्ताह तक छोड़ देते हैं। फिर कंपोस्टिंग को विंडरो में बदले स्थिरीकरण के लिए 21 से 28 दिन लग सकते हैं। फिर क्या, जो हमारा विंडरो उसको बोल रहे हैं, जो गड्ढा खोदा है, साइज जो सारा बता दिया है। ठीक है, ये मत भूल जाना विंडरो। फिर जब ऑप्शन में दे विंडरो तो पूछना कि विंडरो क्या होता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। कह रहा है कंपोस्ट किए गए कचरे को विंडरो से हटा दिया जाता है, बाहर निकाल लेते हैं, और परिपक्व यार्ड में परिपक्व होने की अनुमति दी जाती है। मतलब अनुमति थोड़ा देते हैं, हिंदी को इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इसमें। कह रहा है कि जो कचरा निकाला जाता है उसको रख दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, जिससे कि वो बहुत ही परिपक्व बन जाए। फिर 1 से 3 महीने के लिए रखा जाता है, जिसके बाद खाद तैयार हो जाती है और उपयोग के लिए निकाल ली जाती है। मतलब कुल मिला के 3 महीने तक लगते हैं बढ़िया खाद बनने में। आगे चलते हैं। अब क्या है आगे, अभी हमने इंदौर खाद बनाने की विधि देख ली है, अभी है बेंगलोर खाद बनाने की विधि। इसमें क्या करता है, कह रहा है विधि आमतौर पर अवायवीय विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता, जिसका उपयोग जैविक रूपांतरण के लिए किया जाता है। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का जैविक घटक। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में भूमिगत मिट्टी की खाई की खुदाई की जाती है, और इसमें खाई की खुदाई मतलब बहुत गहरी खाई खोदी जाती है, और कचरे की वैकल्पिक परत और गंध को नियंत्रित करने के लिए मिट्टी को खाई या गड्ढे में भर दिया जाता है। मतलब खूब गहरा गड्ढा खोदते हैं, उसमें कचरे को भर देते हैं, और उसके शीर्ष पर यानी ऊपर मिट्टी की अंतिम परत लगा दी जाती है, माने मिट्टी चढ़ा दी जाती है। मिट्टी का आवरण न केवल गंध को रोकता है बल्कि मक्खियों के प्रजनन को भी रोकता है। ये मतलब साधारण विधि जैसी है कि जैसे मतलब गड्ढा खोद दिया कोई भी और उसमें कचरा भर दिया, ऊपर से मिट्टी बिछा दी, मतलब उसको फिल कर दिया। इससे क्या हुआ, जो महक वह बदबू रहेगी वो भी नहीं निकलेगी, मक्खियाँ मतलब इधर उधर भिन भिनाएंगी नहीं। ये कर दिया। ठीक है। दफनाने के 2-3 दिनों के भीतर, जैसे उसको मतलब गड्ढे में खोद के सब कचरे को भर के बंद कर देते हैं, तो क्या होता है 2-3 दिनों के अंदर जैविक क्रिया शुरू हो जाती है और कार्बनिक पदार्थ नष्ट होने लगते हैं, मतलब जो गल सकते हैं वो गलने लगते हैं। 4-5 महीने के बाद कचरा पूर्ण रूप से स्थिरीकरण हो जाता है। जैविक क्रिया के दौरान शीर्ष विकसित होता है जो डिकम्पोस्टिंग द्रव्यमान का तापमान बढ़ाता है। ठीक है, ये हो गई बेंगलोर विधि। यानी बेंगलोर विधि नॉर्मल है और इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, बंद करके छोड़ देते हैं,
बनती रहती है खाद। और इंडोर विधि में क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए उसको बार बार एक मतलब पर्टिकुलर साइज का गड्ढा खोद के उसको चलाते हैं, हिलाते डुलाते, बहुत आराम आराम से बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मैकेनिकल कंपोस्टिंग क्या होता है। तो मैकेनिकल कंपोस्टिंग में ये प्रोसेस होती है एक एक करके। पहली बात क्या होता है, यांत्रिक खाद में पाचन बंद पाचक में नहीं किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, गड्ढा खोद के उसको बंद करने का ऐसा कोई तरीका नहीं है, बल्कि यांत्रिक उपकरणों द्वारा द्रव्यमान को मोड़कर खुली खाई में किया जाता है, यानी कि लोहे के उपकरण से या मशीनों से किया जाता है। इस विधि में कचरा प्राप्त होता है क्योंकि प्लेन ड्राई रिफ्यूज को कन्वेयर के साथ ले जाने की अनुमति दी जाती है। अब इस विधि में क्या करते हैं, जो प्लेन कचरा होता है, रिफ्यूज मतलब प्लेन कचरा, सादा कचरा, उसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, और जो प्लास्टिक का होता है उसको अलग कर देते हैं। फिर क्या होता है, जो लोहे का कचरा होता है, जैसे कील वील या लोहे के कोई भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो उसको क्या करते हैं, चुंबकीय पदार्थ के द्वारा अलग कर देते हैं लोहे के कचरे को। और जो खाद्य योग्य सामग्री बचती है उसको क्या करते हैं, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए यूज करते हैं। फिर क्या होता है, शेष कचरे को विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके चूर्णित किया जाता है, यानी पीस दिया जाता है, जैसे हैमर मिल, डैनो ग्राइंडर, इन चीज़ों से क्या होता है, उसको पीस दिया जाता है। यांत्रिक डाइजेस्टर में नियंत्रित अवस्था में कूड़ा करकट ठीक से पचता है। मतलब जो ये होता है कूड़ा करकट, जो मशीनों में होता है, अच्छे से गल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तरीके पता हो गया होगा आपको कि मैकेनिकल कंपोस्टिंग क्या होती है, यानी मशीनों द्वारा कूड़े को खाद में बदलना। और कैसे बदलते हैं, मतलब जो प्लास्टिक की चीज़ या चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको अलग कर देते हैं, और जो खाद के लायक चीज़ें बचती हैं उसका खाद बना लेते हैं, और जो शेष कचरा बचता है उसको पीस देते हैं मशीनों से। और मशीनें जैसे कौन सी होती, हैमर मिल और डैनो ग्राइंडर। ये भी याद रखने वाली बात है कि इसमें मैकेनिकल कंपोस्टिंग में कौन कौन सी मशीनें यूज होती हैं, तो हैमर मिल और डैनो ग्राइंडर। आगे चलते हैं, अन्य तरीके भी हैं कूड़े को ख़त्म करने के। मतलब कंपोस्टिंग के तो तरीके हो गए, एक तो पहले पढ़ लिया कंपोस्टिंग क्या है, दूसरा जान गए कंपोस्ट इंदौर और बेंगलोर मेथड समझ गया। इंदौर मेथड में ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, बेंगलोर मेथड में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं किया जाता है। और तीसरा कौन सा हो गया, मैकेनिकल, ये वाला हो गया, मैकेनिकल कंपोस्टिंग हो गई। अब अन्य तरीकों में कौन से आते हैं, अब अन्य तरीकों में देख लेते हैं। ठोस अपशिष्ट का निपटान अन्य तरीके कौन से हैं, भूमि भरण तकनीकों का वर्णन करें। भूमि भरण मतलब लैंडफिल, अभी इंग्लिश में लैंडफिल बहुत जान रहे हो ना, वही कह रहा है। अब लैंडफिल का तरीका क्या है देख लेते हैं, और कितने तरीके की लैंडफिलिंग होती है। तो इसमें देखते हैं लैंडफिल में क्या है, कह रहा है इस विधि में लगभग 1.5 मीटर मोटी परतों में कचरे को भरा जाता है या कोशिकाओं में डाला जाता है, फिर इसे लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर मोटी अच्छी मिट्टी से ढक दिया जाता है। यानी कि मतलब 1.5 मीटर की एक लाइन बना, जैसे खेत नहीं जोता जाता है लाइन बाई लाइन, ऐसे ही लाइन बाई लाइन बनाते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं, कचरे को भरा जाता है, ऊपर से मिट्टी बिछा दी जाती है, कचरा समान रूप से फैलाया जाता है, सेल में डंप किया जाता है, और रोलर्स बुलडोज़र द्वारा परतों में जमा किया जाता है। उसके ऊपर मतलब उसको परतों में निपटाया जाता है। फिर क्या होता है, चूँकि कचरा अच्छी मिट्टी से ढका होता है इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरे नहीं पैदा करता है। फिर क्या है, पहली लिफ्ट के साथ कोशिकाओं को भरने के बाद, मतलब जो नालियाँ बनाई जाती है ना कचरे वाली, उनको भरने के बाद दूसरी लिफ्ट को अच्छी मिट्टी से ढक दिया जाता है, जिसे मध्यवर्ती आवरण कहते हैं। इसी प्रकार प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि सबसे ऊपरी लिफ्ट को ढेर नहीं कर दिया जाता है और शीर्ष पर 0.6 मीटर अच्छी मिट्टी का अंतिम आवरण बिछा दिया जाता है, जो कृंतकों को कूड़ेदान में जाने से रोकता है। भरा हुआ कचरा एरोबिक अनारोबिक द्वारा अपघटन के कारण स्थिर हो जाएगा और जीवाणु प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। मतलब इसमें क्या करते हैं, पहले लाइन से खेत में, जैसे खेत जोतते हैं ना लाइन बाई लाइन, ऐसे लाइन बाई लाइन बनाते हैं पहले नाली टाइप की, उसमें कचरा भर देते हैं, फिर उसके ऊपर अच्छी मिट्टी का एक परत, ठीक है, फिर उसके ऊपर कचरा भर दिया, फिर अच्छी मिट्टी की परत, ऐसे करते करते ऊंचे तक भर देते हैं और शीर्ष पर
जिसका लास्ट बचता है, लास्ट सीट्स पर क्या करते हैं, 0.6 मीटर अच्छी मिट्टी की परत बिछा देते हैं और फिर इसमें अपघटन शुरू होता है जीवाणु प्रक्रिया के द्वारा और खाद बन जाती है। अब इसके लाभ क्या हैं? लैंडफिल जो प्रक्रिया अपनाई जाती है इसके लाभ क्या हैं? सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं न्यूनतम है, मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान ज़्यादा नहीं होता है। नंबर 2, जलने से कोई वायु प्रदूषण नहीं, जलाते हैं नहीं तो कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है लैंडफिल मेथड में। और मतलब ये अच्छे तरीके से काम करता है। कचरे में प्रवेश करने वाली नमी को कम करता है, नमी नहीं जाती है। विनियमन का समर्थन करता है। ठीक, भूमि भरण विधि के लाभ, मतलब लैंडफिल के लाभ हो गए। तो हम लोग को कचरे के बारे में पता चल गया। कंपोस्ट यानी खाद बनाना हो गया। खाद बनाने की 2 विधियाँ हो गई, यानी कचरे को ख़त्म करने की। एक थोड़ा सा इसका देख लेते हैं एनालाइज करके। पहली बात क्या हमने लोगों ने पढ़ी है कि कंपोस्टिंग यानी खाद कैसे बनाते हैं। फिर खाद बनाने की विधि कौन कौन सी, इंदौर और बेंगलोर। ठीक है, फिर उसके बाद में पढ़ा हम लोगों ने कि मैकेनिकल कंपोस्टिंग। तीसरी बात होगा मैकेनिकल कंपोस्टिंग क्या होती है। चौथी बात हमारी क्या हो गई अन्य विधियों में, लैंडफिल हो गया, ये भूमि भरण। अब भूमि भरण विधि के लाभ पढ़ लिए क्या हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कह रहा है भूमि भरण विधि के नुकसान क्या क्या है। यह भूजल को प्रदूषित करता है, कर सकता है। मतलब अब भाई ज़मीन में जो कचरा गाड़ा जाएगा, फिर ऊपर से मिट्टी की परत, फिर कचरा, फिर मिट्टी की परत, इससे क्या होगा, रिस के जो पानी बरसेगा वो रिस से गंदा पानी अंदर जाएगा ना, तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है ना नुकसान करेगा उसके लिए। और इसको अगर ठीक से नहीं किया गया तो फिर दुर्गंध भी आएगी। अब देखो भूमि भरण यानी कि लैंडफिल मेथड कौन कौन से हैं, ये मैंने उसमें क्वेश्चन आंसर कराया था तो उसमें आ रहे थे बार बार, तो आप लोगों को नहीं पता रहा होगा, लेकिन अभी जान जाइए कौन कौन से मेथड होते हैं। एक देखो ये है क्षेत्र लैंडफिल जमीन पर है। इसमें क्या करते हैं, क्षेत्र लैंडफिल मेथड में क्या होता है, इसको कहेंगे एरिया लैंडफिल मेथड है। इसमें क्या है, अपशिष्ट पदार्थ पर निपटाए जाते हैं। यह विधि तब अपनाई जाती है जब प्राकृतिक अवसाद उपलब्ध नहीं होते हैं और भूमि की खुदाई करना बहुत कठिन होता है। मतलब इस तरीके का कब यूज़ करते हैं, जब जमीन को खोदना कठिन होता है। दूसरी बात क्या है, आमतौर पर मिट्टी पर फेंके गए अपशिष्ट पदार्थ को मिट्टी की उपयुक्त परत से ढक दिया जाता है। ठीक है, तो देखो इस तरीका देख लो क्या है, ये एरिया लैंडफिल मेथड है। इसमें क्या है, देखो जो एरो से शो किया है, अपशिष्ट पदार्थ अंदर भरा जाता है, ऊपर से मिट्टी की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, इस तरीके से बनाया जाता है, अच्छे से देख लो। ये होता है हमारा एरिया मेथड। तो ये हो गया, ज़मीन के ऊपर ही बनाया जाता है इससे, मतलब गड्ढा खोद के उसमें कचरा वचरा भर दिया जाता है और उसके ऊपर मिट्टी की परत चारों तरफ से इसी शेप में चढ़ाई जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर, लेकिन ये एरिया एक पर्टिकुलर एरिया होता है, एक डायमेंशन का एरिया होता है। ठीक है, तो उसको ऐसे बनाते हैं। क्षेत्र लैंडफिल यानी एरिया लैंडफिल मेथड हो गया। फिर दूसरी मेथड हमारा हो गया ट्रेंच मेथड हो गया। ट्रेंच में क्या करते हैं, यह भूमि भरने की सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। इस विधि में मिट्टी की खुदाई की जाती है और खाइयों के गड्ढों को प्राकृतिक जमीनी स्तर से नीचे बनाया जाता है। मतलब नीचे खोदा था, ये वाला एरिया मेथड ऊपर ज़मीन के और ये नीचे खोदा जाता है। और ये कहाँ पे यूज़ की जाती है, जहाँ पे मतलब भूजल स्तर बहुत गहरा होता है, पानी बहुत नीचे जाके निकलता है। खाइयों को अवैध सामग्री के साथ ठीक से पक्तिवक्त किया जाना चाहिए। और जो मतलब ये जो पहले मतलब चैम्बर जैसा बनाया ज़मीन के नीचे, फिर उसमें कुछ मिट्टी की परत, कुछ अच्छी चीज़ें लगा के, मतलब जो भी हो कि पानी, मतलब जो कूड़ा है उसे पानी रिस कर भूमि जल को ना खराब करे, ऐसे बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, मिट्टी की परत बिछाने के बाद में अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ऊपर से इस तरीके से ढक दिया जाता है। ये हो गया हमारा ट्रेंच मेथड। तो 2 मेथड हो गए, एक तो एरिया मेथड, दूसरा ट्रेंच मेथड। और अगले देख लेते हैं रैंप मेथड क्या है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में रैंप मेथड में क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में रैंप पद्धति अपनाई जाती है। इस विधि में कचरे का निस्तारण टूथ हिल्स पर किया जाता है। उपयुक्त रैखिक और लीचट नियंत्रण प्रणाली अपनाई जाती है। इस पद्धति में डिजाइन करते समय जमा कचरे के ढलान पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब जो कचरा ढलान पे उसको अच्छे से रख रखाव किया जाता है,
ठोस कचरे के आधार पर 30 से 35 ढलान को ठोस कचरे के निपटान के लिए सुरक्षित माना जाता है। और ढलान कितना पहाड़ी क्षेत्रों में रखना चाहिए? 30 से 35। अब देखो पिक्चर देख लो इसकी। मूल पहाड़ी सतह देखो एरो से शो कर रहा है, अपशिष्ट पदार्थ ऐसे भरा गया है और ऐसे ऐसे इसको बनाया गया है रैंप के टाइप में, ठीक है। तो लैंडफिल के कितने मेथड हम लोगों ने पढ़ लिए हैं? एरिया मेथड, ट्रेंच मेथड और रैंप मेथड। 3 मेथड हो गए हमारे लैंडफिल मेथड हैं ये सारे। तो अब कन्फ्यूजन मत अब क्रिएट करना, मैंने अच्छे से बता दिया है और इस लेक्चर को ही 2-3 बार देखोगे तो चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। अब कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो लीचेट क्या होता है, मतलब ये तो मैंने बहुत बार बताया है लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं, हिंदी में भी देख लो। कह रहा है लीचेट का उत्पादन तब होता है जब कचरे का पानी लैंडफिल में प्रवेश कर जाता है। मतलब जो गड्ढा खोदकर कचरा उसमें गाड़ा गया है उसमें जब पानी अंदर घुस जाता है तो लीचेट बनता है। संघनन और समेकन के दौरान अपशिष्ट मिश्रण से लीचेट के साथ पानी निकलता है जिसमें भारी संख्या में संदूषक होते हैं, मतलब गंदा पानी होता है। इसलिए लीचेट को सावधानीपूर्वक एकत्रित किया जाता है। यदि संभव हो तो इसे ज़मीन पर छोड़ने से पहले उपचारित किया जाता है, ज़मीन पर छोड़ने से पहले इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। लीचेट को नियंत्रित करने के लिए लैंडफिल के आधार और किनारों पर लाइनर बनाए जाते हैं जो घुसपैठ को रोकते हैं, लीचेट पानी को अंदर जाने से रोकते हैं। बस अब अगला क्या है? विभिन्न भूमि गैसों का उल्लेख कीजिए। मतलब अब लीचेट जो भरा जाता है ज़मीन में लैंडफिल में, तो लैंडफिल से भाई जब कूड़ा करकट भरा जाएगा तो कुछ गैसें भी निकलेंगी। तो ये भी क्वेश्चन में बहुत जगह आया था कि लैंडफिल में कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं। तो देख लो भैया अच्छे से, लैंडफिल साइट पर लैंडफिल गैसें उत्सर्जित होती हैं जो कि एरोबिक अपघटन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से उत्पन्न होती है, तब मीथेन निकलता है, ठीक है। यानी कचरे से मीथेन गैस ज़्यादा निकलती है। जैसे गैसों की संख्या उत्पन्न होती है ये गैसें आसपास के क्षेत्रों में पलायन कर सकती हैं, मतलब उड़ सकती है इधर उधर, और आग के खतरे और गंध की समस्या पैदा कर सकती हैं। मतलब आग भी लग सकती है और बहुत गंदी सी बदबू भी आती है। इसलिए लैंडफिल गैसों का ठीक से इलाज किया जाना चाहिए, मतलब ठीक से इनको देख रेख करनी चाहिए। गैस नियंत्रण और संग्रह के लिए क्ले बैरियर और गैस वेंट का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें अब किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? जो गैस निकलती है लैंडफिल में उनको नियंत्रण करने के लिए क्ले बैरियर और गैस वेंट। अब क्या है? भूमि भराव से बायोगैस। अब देखो भैया ये तो गंदी गैस की बात हो गई, अब बायोगैस भी निकलती है। तो कह रहा है बायोगैस के बारे में भी थोड़ा जान ही लो। बायोगैस आमतौर पर अवायवीय स्थिति के तहत कार्बनिक पदार्थों के बायोडिग्रेडेशन की जीवाणु गतिविधियों से उत्पन्न होती है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है। उत्पन्न बायोगैस अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। यह कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य गैसों का मिश्रण है। बायोगैस उत्पादन जैव रासायनिक चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बायोगैस का उपयोग गर्मी, बिजली और प्रकाश के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। भूमि भराव स्थलों में गैस बनाने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है। बायोगैस उत्पादन में पशु अपशिष्ट विशेष रूप से उपयुक्त हैं। आगे चलते हैं। अब इसका देखो जो लैंडफिल एरिया है उसको सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या कारक ध्यान रखना चाहिए देख लेते हैं। क्या क्या ध्यान रख के हमें लैंडफिल एरिया सिलेक्शन करना चाहिए जहाँ कूड़े को निपटान करना है। तो हमारे हो गए, यह सामुदायिक क्षेत्र से दूर होने चाहिए। दूसरी बात, क्षेत्र आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। तीसरा है, भूजल बहुत गहरा होना चाहिए, यह 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। मतलब भूजल का जो स्तर है वो बहुत गहरा होना चाहिए। साइट के पास पर्याप्त मिट्टी होनी चाहिए। जल भराव और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों से बचना चाहिए। साइट आसानी से सुलभ होनी चाहिए। स्थल का चयन करते समय स्थानीय जलवायु को भी ध्यान में रखा जाए। अब हमारी इंसिनरेशन यानी भस्मीकरण विधि भी एक रह गई है, उसको भी देख लो। तो आज कूड़े के निपटान की जितनी विधियां होती हैं और उसमें क्या क्या होता है उससे एक भी क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। अब इस पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप कर लोगे। अगर इस लेक्चर को आपने 10 बार तक देख लिया अच्छे से तो समझ लो रट जाएगा पूरा। और आपका जो मतलब इससे अगर निपटान विधि अगर कोई आती है डिस्पोजल वाला कूड़े का तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो देख लेते हैं भस्मीकरण इंसिनरेशन की विधि क्या है।
भस्मीकरण सबसे प्रभावी निपटान विधि में से एक है, जिसमें ठोस कार्बनिक अपशिष्ट दहन के अधीन होते हैं और उन्हें अवशेष और गैसीय उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। मतलब जो इंसिनरेशन होता है, भस्मीकरण सबसे बढ़िया विधि, इसमें जलाना होता है कूड़े को। यह प्रक्रिया कचरे को स्टरलाइज और स्थिर करती है और ठोस कचरे की मात्रा को मूल कचरे के 20 से 30% तक कम कर देती है। तो सबसे अच्छी विधि ये कचरे को ख़त्म करने की मानी जाएगी। आगे चलते हैं, लास्ट है, कह रहा है इसमें और क्या होता है। भस्मीकरण इंसिनरेशन में अधिकांश ज्वलनशील पदार्थ राख और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस विधि में मिट्टी, टूटे हुए कांच, सिरेमिक सामग्री, धातु आदि जैसी सामग्री को अलग करने की आवश्यकता होती है, जो गैर ज्वलनशील प्रकृति के होते हैं। मतलब जो नहीं जल सकते उनको अलग कर लिया जाता है। दहनशील कचरे को भट्टियों में जलाया जाता है। जलाने के बाद उनके कचरे के अवशेषों का उपयोग निम्न ग्रेड कंक्रीट के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसे निम्न ग्रेड की कंक्रीट भी बनाई जाती है, ये भी याद रखने वाली बात है। फिर क्या है, अब फ़ायदा क्या है इस विधि का, यानी इंसिनरेशन यानी भस्मीकरण का फ़ायदा और नुकसान क्या है, ये देख लेते हैं। वर्ष लाभ क्या है इसका, सभी रोगाणु और कीट जलकर नष्ट हो जाते हैं। प्रक्रिया धूल उपद्रव का कारण नहीं बनती है। कोई गंध की समस्या नहीं है, क्योंकि निपटान के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। सीमाएं क्या है, यदि भस्मीकरण का कार्य उचित नहीं है तो यह धुएं और दुर्गंध का कारण बन सकता है। कुछ कितना महंगा इलाज, मतलब कुछ महंगा भी हो सकता है। अपशिष्ट जलाने के लिए बड़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक परिवहन वाहनों की आवश्यकता होती है, मतलब कूड़े को जगह जगह से लाके एक जगह पे जमा करना होता है, तो अधिक परिवहन वाहनों की आवश्यकता होती है। तो हमारे अभी ध्वनि प्रदूषण नहीं पढ़ाएंगे, अभी जितना ज़रूरी था ये पूरा मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है। मतलब कूड़े का उपयुक्त निदान, मतलब क्या है कि कूड़े का किस किस तरीके से हम लोग खत्मा कर सकते हैं, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट समझ लो। तो अब आपसे एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि छूटेगा अगर इस टॉपिक से आता है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका छूटने का कोई चांस नहीं होगा। तो इसलिए इस लेक्चर को बहुत अच्छे से कम आपसे रिक्वेस्ट है 10 टाइम ज़रूर देख लीजिएगा, कि जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। इसमें मैंने सारी विधियों को बता दिया है और कैसे कैसे करते हैं, साइज क्या है, कौन सी गैसें निकलती हैं, ये सारी आपको 10 बार कम से कम पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक पन्ना ले लेना A4 साइज का, 4-5 लाइन का बढ़िया, एक अपना सॉर्ट आउट करके लेक्चर का निचोड़ बना लेना, ठीक है। और लेकिन उससे पहले 10 बार देखना, बात मान लेना, वीडियो को 10 बार देखोगे ना एकदम चीज़ें बहुत स्मूथली क्लियर हो जाएंगी दिमाग में, फिर इस पर कंफ्यूज नहीं होगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। धन्यवाद।